बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था कि जब मेरी पार्टी कांग्रेस के साथ जाएगी तो उस दिन मैं मेरा पार्टी बंद करूंगा, दुकान बंद कर दूंगा। धारावी का एक भी आदमी धारावी के बाहर जाएगा नहीं कि धारावी के लोगों को दुकान मकान और उनके चेहरे पे मुस्कान हम धारावी में देंगे। अदानी के जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है जो आपके घर में मातोश्री में आती है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी क्यों आप क्यों यूज़ कर रहे हैं? शिवसेना दो गुटों में बटी नहीं है, शिवसेना दो विचारों में बटी है। तो सबको घुटन ही होती थी वहाँ पे। राहुल गांधी कैंडिडेट नहीं हो सकता था, हम सभी सांसदों ने डिसीजन लिया। नमस्कार, भारत का भविष्य में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे देश में लोकसभा चुनाव 2024 का महापर्व जारी है। द CSR जर्नल लगातार ये कोशिश कर रहा है कि अपने दर्शकों तक और देश के हर एक नागरिक तक सही, रेलेवेंट और अनबायस्ड इंफॉर्मेशन पहुंचा सके, जिससे वो सही प्रत्याशी को चुन सकें। अपनी इसी कोशिश को जारी रखते हुए आज हमारे साथ हैं राहुल शिवाले, जो मुंबई साउथ सेंट्रल लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से शिंदे सेना के उम्मीदवार हैं। राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव का माहौल बिल्कुल गर्म है। आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में चुनावी माहौल कैसा है और आपका माहौल कैसा चल रहा है? 1.5-2 महीना प्रचार के लिए मिला, तो इसके लिए ज़्यादा लोगों तक मैं पहुंच सका, डोर टू डोर कैंपेन कर सका, क्योंकि लास्ट ईयर हमें 20-30 दिन ही मिले थे और इस बार 2 महीना कैंपेन करने की वजह से बहुत ही अच्छा माहौल है। अगर आपके चुनावी सफ़र की बात करें तो मुंबई की गलियों से आपने अपना चुनावी सफ़र शुरू किया, फिर कॉरपोरेशन के बाद BMC स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन, उसके बाद पिछले 10 सालों से आप नेशनल पॉलिटिक्स में काफ़ी सक्रिय हैं। अपने इस सफ़र के बारे में अगर हमारे जनता को कुछ बता सकें कि आप में क्या परिवर्तन रहा, लोगों से कैसा रिस्पॉन्स रहा, और 2 टर्म सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुने जाने के बाद 3rd टर्म आप हैट्रिक लगाने की कगार पे हैं, जनता का आपको लेके क्या रिएक्शन है और आप कैसा फील करते हैं? मेरा जन्म ही धारावी में हुआ और धारावी में जन्म होने के बाद मानखुद में हम लोग शिफ्ट हो गए बाद में 10th और जब मेरा 10th हुआ तभी, और फिर वहाँ पे शाखा प्रमुख होने के बाद वहाँ पे इंडिपेंडेंट मैंने अपना जो चुनाव लड़ा था म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का, और फर्स्ट टाइम 2002 में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत के आया था। फिर देन रिपीट 4 टाइम म्यूनसिपल काउंसिलर था, 4 टाइम स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन था, और 2014 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की इलेक्शन की अपॉर्चुनिटी मिली, और 2014-2019 में मैं खुद जैसे बोला कि पहले से भाग्यशाली हूँ। कि भाग्यशाली इसके लिए हूँ कि मुझे शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी का सपना पूरा करने का मौका मिला कि साउथ सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी शिवसेना के लिए बहुत ही प्रेस्टिजियस है, इमोशन से जुड़ी हुई है। एक इमोशनल बॉन्डिंग और इमोशनल अटैचमेंट ये कॉन्स्टिट्यूंसी से होने की वजह से एज अ शिवसैनिक मैं हर टाइम प्राउड फील करता हूँ कि शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी का सपना पूरा करने का मुझे 2 बार मौका मिला, और इस बार भी 2024 को वो बाला साहब का सपना पूरा करने का मौका लोग मुझे देंगे, ये पूरा विश्वास है। अगर मैं आपसे एक स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहूँ कि पिछले 2 टर्म से आप सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव जीत रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये जो जीत थी, ये इसका ज़्यादा क्रेडिट आप पार्टी को देना चाहेंगे, अपने काम को देना चाहेंगे, या सारी चीज़ों का मिला के जो समीकरण तैयार हुआ उसके बाद उसकी वजह से पिछले 10 सालों से आप सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव जीत रहे हैं? तो इसका मेन रीज़न क्या था? इसका मेन रीज़न यही है कि साउथ सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी ये शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के विचारों का सम्मान करने वाली कॉन्स्टिट्यूंसी है। उनके फॉलोअर्स इस कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत है, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का चैत्यभूमि भी इस कॉन्स्टिट्यूंसी में है, उनके भी फॉलोअर्स इस कॉन्स्टिट्यूंसी में है, और उन दोनों को आइडियोलॉजी को फॉलो करके मैं काम करता हूँ, इसके लिए हर बार मैं जीतता हूँ। लेकिन 2014 और 2019 में मोदी जी का भी पूरा सहयोग है। उनके पहले हम लोग बोलते हैं 2014 को मोदी जी के नाम से, 2019 को मोदी जी के काम से, तो ये हमारा उस वक्त नारा था, तो वो भी है उनका इम्पोर्टेंट रोल मोदी जी के नाम का और काम का। तो ये तीनों फार्मूला मिलके हर बार मुझे यहाँ पे जीत मिलती है। अगर आप देखें जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, मैं ये नहीं कहूँगा सारे, लेकिन ज़्यादातर जो प्रत्याशी हैं वो अपने काम की बात नहीं कर रहे हैं। हर जगह चर्चा इस बात की है, सीधा सीधा जब वोट भी मांगते हैं तो बोलते हैं मोदी जी को वोट दीजिए। आप जब अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाते हैं, अपने वोटर्स से बात करते हैं, क्योंकि 10 साल से आप वहीं काम कर रहे हैं और जीत के आ रहे हैं, जनता आपको जिता कर ला रही है, तो
आप जब वोट मांगते हैं तो आपकी पिच क्या होती है? आप राहुल शिवाले के लिए मांगते हैं, एकनाथ शिंदे जी को रखकर मांगते हैं, या आप भी बोलते हैं मोदी जी को वोट दीजिए? नहीं, मोदी जी का तो जो नेशनल इशू से रिलेटेड है, मोदी जी का बात जब भी हम लोग जिक्र करते हैं, क्योंकि हम सभी शिवसैनिक हैं और शिवसैनिक बाला साहब ठाकरे जी का आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं। मोदी जी ने दो सपने तो पूरे किए, अयोध्या धाम में भव्य श्री राम मंदिर का, 370 धारा रद्द करने का, और भविष्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में भी वो निर्णय लेने वाले। लेकिन 10 साल में मैंने एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जितने भी काम किए वो लोगों के सामने भी रख के उसका पूरा रिपोर्ट लोगों के सामने हर टाइम मैं रखता हूँ, और उस पर भी लोगों का विश्वास है। जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड हो और जो बेसिक एमिनिटीज़ हो, रीडेवलपमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी का, उसके पॉलिसी से रिलेटेड उसके लॉज बनाने के लिए लास्ट 10 ईयर्स से जितने भी मैंने मेहनत की है उसके लिए लोगों को अपील हो रहा है। बीडीडी चाल रीडेवलपमेंट हो, धारावी रीडेवलपमेंट हो, रेफ्यूजी कॉलोनी रीडेवलपमेंट हो, म्हाड़ा 388 लेआउट रीडेवलपमेंट हो, जो डिलेबरेटेड बिल्डिंग है उसके जो पगड़ी सिस्टम के जो बिल्डिंग्स है, ओनर्स एंड टेनेंट्स के जो इश्यू है उसके लिए एक नया रूल हम लोग ने लाया हुआ है। गावठान कोलिवाड़ा एक मेजर पार्ट है साउथ सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी का, उसके रीडेवलपमेंट का विषय हो। एंड देन एसआरए तो बहुत ही लोग एसआरए प्रोजेक्ट की वजह से बहुत ही निराश है। तो 10-15 साल जो एसआरए प्रोजेक्ट रुके हुए वो स्टेट गवर्नमेंट टेक ओवर करके उसको इम्प्लीमेंट करने का एक ऐतिहासिक निर्णय स्टेट गवर्नमेंट ने लिया है। तो ये मेजर इश्यूज़ है। एमिनिटीज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में आप लोगों को अपील करता हूँ, जितने भी ब्रिजेस बने, बीकेसी कनेक्टर हो, मानकुर घाट के ऊपर जो कनेक्टर है, देन मुंबई एंड नवी मुंबई जो ब्रिज का काम चल रहा है, इवन अटल सेतु और कोस्टल रोड जब भी मैं स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन था तभी कोस्टल रोड का पूरा प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। और 24/7 वाटर सप्लाई की सिस्टम मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं पूरा कर रहा हूँ। एफ नॉर्थ, एफ साउथ, एम ईस्ट, एम वेस्ट, जी साउथ, जी नॉर्थ, जहाँ पे टनल ने वाटर सप्लाई करके 24/7 वाटर सप्लाई का, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का जो जब भी मैं स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन था वो प्रोजेक्ट स्टार्ट था, वो अभी विदिन 2 ईयर्स में उसके वर्क ऑर्डर इशू करके वर्क स्टार्ट हुआ है। जो बीचेस हम लोग फॉरेन में जाते हैं और फॉरेन के बीचेस की प्रशंसा करते हैं, लेकिन अगर हम एसटीपी अपने कंप्लीट हो जाते थे तो मुंबई के गिरगांव चौपाटी, जुहू चौपाटी बीचेस भी ब्लूइश वाटर के रहते थे। लेकिन जो एसटीपी डिले होने की वजह से ये सब जो नेचुरल जो ये था ये अभी तक हम लोग मेंटेन कर नहीं पाए। तो ये लोगों को अपील हो रहा है। राहुल जी, आज हमारे साथ हमारे कुछ दर्शक भी यहाँ मौजूद हैं, जो ज़्यादातर इनमें से जो लोग हैं वो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहते हैं। अरे वाह, गुड गुड। तो वो सीधा आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि उनका जवाब आपसे उनको मिले। यस। तो मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शक जो भी सवाल है वो राहुल जी से अपने सवाल पूछें। मेरा ये आपसे ये सवाल है कि चेंबूर में जैसे नवजीवन सोसाइटी एग्जांपल ले लेता हूँ, वहाँ के रोड्स काफ़ी कंजेस्टेड है, ठीक है। खाली चेंबूर ही नहीं, बाकी मुंबई के और भी रास्ते हैं जहाँ पर रोड्स कंजेस्टेड है। इसकी डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी क्या है आप? इसकी डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी ये है कि डेवलपमेंट प्लान इम्प्लीमेंट करने का। एक्चुअली जब भी आपने बताया था मेरे प्लानिंग के बारे में, जो विकसित भारत का जो सपना है, तो उससे पहले विकसित मुंबई का सपना पूरा होगा तो ही विकसित भारत का सपना पूरा हो सकता है। लास्ट 4-5 ईयर से डेवलपमेंट प्लान इम्प्लीमेंटेशन का मैंने एक मिशन और विजन रखा है, डेवलपमेंट प्लान 2034। डेवलपमेंट प्लान सिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट प्लान में रोड वाइडनिंग हो, स्कूल हो, ओपन स्पेसेस, हेल्थ केयर सिस्टम, एनवायरनमेंट रिलेटेड जितने ट्रैफिक कंजेशन की जितने भी प्रॉब्लम्स है, और डेवलपमेंट प्लान में ऑलरेडी उसके सॉल्यूशन इंक्लूड किए गए हुए हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। तो डेवलपमेंट प्लान जो बनाया था, नवजीवन हो या ऑल और मुंबई के जितने भी एग्जिस्टिंग लैंड यूज सर्वे करके उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या रहेगा इंटरनेशनल नॉर्म्स के हिसाब से, ये हम लोग ने ऑलरेडी प्लानिंग किया हुआ है। लेकिन मुंबई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन डीपी डेवलपमेंट प्लान इम्प्लीमेंट ही नहीं करती है, इसकी वजह से प्रॉब्लम है। अभी जो एनडीए है उसका नारा है कि अब की पार 400 पार, तो इसमें अगर आपका 400 सीट पार होता है तो क्या आप इस भारत देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दोगे? अगर आपने इस देश को भारत देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किया तो क्या ये सिर्फ हिंदुओं के हित में है या फिर जो अदर्स मजहब धर्म के लोग रहते हैं उनके भी हित में है? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? एक तो आपने संविधान पढ़ा नहीं और संविधान के बारे में जानकारी नहीं और संविधान के ऊपर आपका भरोसा नहीं है, ये 3 चीज़ें इसमें किसी के भी मैनिफेस्टो में ये चीज़ नहीं है और किसी ने डिक्लेयर भी किया नहीं है। ये केवल पॉलिटिकल स्टेटमेंट सभी के हैं पूरे,
जो संविधान है, सुनिए, तो संविधान चेंज कोई नहीं कर सकता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान इतना स्ट्रांग लिया, पूरे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट संविधान अपना क्यों है, क्योंकि उसको चेंज ही नहीं कर सकते। संविधान का एक भी वर्ड कोई चेंज नहीं कर सकता। राहुल जी, सबको पता है कि आप हमेशा से ठाकरे परिवार के बहुत नज़दीकी रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि शिवसेना दो गुटों में बंट गई। महाराष्ट्र के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा है जब दो शिवसेना चुनाव लड़ रही है। कितना मुश्किल है एक दूसरे के अगेंस्ट में चुनाव लड़ना और एक दूसरे के लिए एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाना, एक दूसरे के लिए खरी खोटी एक दूसरे को सुनाना, ये कितना मुश्किल हो रहा है? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, शिवसेना दो गुटों में बटी नहीं है, शिवसेना दो विचारों में बटी हुई है। शिवसेना एक शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के विचारों में, और एक शिवसेना है जो कांग्रेस के विचारों पे चल रही है। तो गुट यहाँ पे नहीं है, विचारों की लड़ाई है और विचारों को आगे लेके जाने की लड़ाई है, और विचारों की विरासत जिसके पास है वो आगे लेके जा रहा है। गुट तो फिजिकली ये रहता है, यहाँ पे तो विचारों पे चल रहा है। तो ये लड़ाई, जैसे मैं आपको उदाहरण बताता हूँ, साउथ सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी से रिलेटेड, जब भी हम लोग नॉमिनेशन फाइल करते हैं तो जितने भी शिवसेना के जो कैंडिडेट हैं वो सिद्धिविनायक जाते हैं, फिर चैत्यभूमि जाते हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को अभिवादन करते हैं, फिर शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी को अभिवादन करते हैं, और फिर स्वतंत्र वीर सावरकर जी को वंदन अभिवादन करके फिर नॉमिनेशन के लिए हम लोग जाते हैं। ये हमारी परंपरा है। वो परंपरा मैंने फॉलो की, लेकिन जो उबाटा के प्रत्याशी है वो दोनों प्रत्याशी बाला साहब ठाकरे जी के यहाँ पे नमन करने को आए, स्वतंत्र वीर सावरकर जी के यहाँ पे नमन करने को गए नहीं। तो उसी दिन ये विचारधारा, जो विचारधाराओं की जो ये, उसी दिन पता चला कि कांग्रेस से इतना डरते हैं। बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था कि जब मेरी पार्टी कांग्रेस के साथ जाएगी तो उस दिन मैं मेरा पार्टी बंद करूंगा, दुकान बंद कर दूंगा। आप उद्धव जी के भी करीब रहे, अब आप शिंदे जी के भी करीबी माने जाते हैं। इन दोनों में अगर आपको मैं पूछूं कि आपने उद्धव जी की पॉलिटिकल वर्किंग स्टाइल भी देखी है और अब शिंदे साहब की भी पहले भी देखे थे, आज एज चीफ मिनिस्टर भी देख रहे हैं। अगर मैं आपसे एक कोई चीज़ पूछूं कि कोई एक चीज़ जो आपको इन दोनों की पसंद हो, मैं नेगेटिव चीज़ें नहीं जानना चाहता, उद्धव साहब की कोई ऐसी चीज़ जो आपको बहुत पसंद आती थी, और अभी एकनाथ शिंदे जी की कोई ऐसी क्वालिटी जो आपको बहुत अच्छी लगती है जिसकी वजह से आज आप उनके साथ इतना स्ट्रांगली बने हुए हैं? नहीं, एकनाथ शिंदे साहब में अभी तक शिवसैनिक जगा हुआ है, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। उद्धव जी एज अ फैमिली के हिसाब से वो अच्छे हैं, लेकिन पॉलिटिकल या शिवसैनिक के हिसाब से वो गुण उनमें नहीं है। वो फैमिली के चल बड़े भाई के जैसे है, उस हिसाब से वो अच्छे हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे साहब ने शिवसैनिक अभी तक है, तो यानी कि वो शिवसेना प्रमुख जी के विचारधारा को आगे लेके जा रहे हैं। अब मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछने जा रहा हूं जिसका जवाब शायद जनता को बिल्कुल सही आपसे मिल सके। ये जो अलगाव हुआ शिवसेना का, वो विचारों का अलगाव रहा हो जैसा आपने कहा, जिस भी वजह से ये अलग हुए, इंक्लूडिंग मी, हमको ये ऐसा सुनने में आता है कि उद्धव जी चीफ मिनिस्टर बनना चाहते थे, इस वजह से ही ये सारे इश्यूज हो गए, जबकि एकनाथ शिंदे जी चाहते थे कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए। आपको क्या लगता है ये अलग होने का जो फैसला, ऐसी कौन सी एक चीज़ थी जिसकी वजह से ये फाइनल फैसला हो गया कि अब हमें अलग अलग होना है? अब वो उसके बहुत सारे रीज़न हैं। एक तो विचारधारा भी है, और दूसरा एकनाथ शिंदे जी को जो कमिटमेंट किया था वो पूरा नहीं किया, और हर बार उनको अपमानित किया गया। और कोविड के वक्त भी जो कम्युनिकेशन गैप था वो बहुत ही बड़ा हो गया, जो एमएलए के साथ भी, एकनाथ शिंदे जी के भी साथ, और उनको उनकी मिनिस्ट्री में भी बहुत सारे टाइम इंटरफेयर किया। और उनका भी पॉलिटिकल करियर है, उनके पॉलिटिकल करियर का भी प्रश्न उपस्थित हुआ था। और आखिरी में हम सब एक विचारधारा के, तो जिस विचारधारा को छोड़ के दूसरी विचारधारा के साथ गए तो सबको घुटन ही होती थी वहाँ पे जाने का। आपको लगता है ये सब लोग ऐसा बोल रहे हैं कि इस इलेक्शन में, स्पेशली महाराष्ट्र में, उद्धव जी को जो सिंपैथी वोट्स मिलने वाले हैं, ऐसा महाराष्ट्र की जनता को लगता है कि उनके साथ गलत हुआ है? ये सिंपैथी वोट्स जो हैं ये पूरे चुनाव के परिणाम को बहुत बड़े लेवल पे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? नहीं, सिंपैथी जो वोट है वो कैंडिडेट के ऊपर भी डिपेंड है। कैंडिडेट लोगों को कैसे कन्विंस कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड है। मैं लोगों के सामने जा रहा हूँ क्योंकि हमने जो सांसद थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, हम एमएलए के साथ मूवमेंट में नहीं थे।
एमएलए ने जो मूवमेंट ली थी वो अलग ली थी। हम तभी उद्धव जी के साथ थे, 1.5 महीना उनके साथ थे। 1.5 महीना हम लोग प्रेस को भी सब डिटेल्स बता रहे थे कि हम उद्धव जी को कन्विंस कर रहे हैं, आप एनडीए ज्वाइन करना चाहिए, आप प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की लीडरशिप को एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के अगेंस्ट अगर अच्छा कैंडिडेट है तो आप खुद बताइए, हम लोग डिसीजन लेंगे। लेकिन उस वक्त वैसे हालात नहीं थे और फ्यूचर में भी वैसे हालात नहीं। तो हमारा उनको यही प्रश्न था कि अगर 2024 का चुनाव लड़ना है, अगर हम आपके साथ रहे तो कैंडिडेट कौन है, और देश के लिए भी आपने सोचना चाहिए, देश के हित के लिए भी आप निर्णय लेना चाहिए, केवल व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए निर्णय लेना नहीं चाहिए। तो उन्होंने कोई बताया नहीं, कोई कैंडिडेट ही नहीं बताया। राहुल गांधी कैंडिडेट नहीं हो सकता था। हम सभी सांसदों ने, जो 13 सांसदों ने डिसीजन लिया, हमने कहा कि राहुल गांधी कैंडिडेट हो ही नहीं सकते। फिर संजय राउत बोले कि उद्धव जी कैंडिडेट है। मैं बोला उद्धव जी भी कैंडिडेट कैसे होंगे अगर यूपीए आप ज्वाइन नहीं किए, ममता बनर्जी का आपको सपोर्ट नहीं है, नीतीश कुमार का सपोर्ट नहीं, साउथ में भी किसी का आपको सपोर्ट नहीं, तो आप कैंडिडेट हो ही नहीं सकते प्राइम मिनिस्टर का। तो कैंडिडेट नहीं तो क्यों एनडीए के खिलाफ काम करना है और मोदी जी के खिलाफ करना है, जो मोदी जी बाला साहब के आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं, उनके सपने पूरे कर रहे हैं, तो उनके नेतृत्व में काम करना चाहिए। 1.5 महीना कन्विंस करने के बाद सुना नहीं उन्होंने। लोग मुझे क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं उसका रीज़न है कि 4.5 लाख तक वोटिंग से लास्ट ईयर में जीता हूँ। तो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में सिंपैथी नहीं है, ये पूरा डेवलपमेंट पे सब्जेक्ट चल रहा है। लोगों को, मुंबई के लोग सिंपैथी में नहीं चलते हैं, मुंबई के लोगों को डेवलपमेंट चाहिए, काम चाहिए, वर्क चाहिए। 1999 में पहली बार रीडेवलपमेंट का इशू आया था, 25 साल हो गए, और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अडानी उसमें इन्वॉल्व हुए हैं, अडानी को लेकर धारावी के लोगों को ट्रस्ट इशू हो रहा है, इसको किस तरह से आप टैकल करेंगे? नहीं, अडानी के ऊपर लोगों को ट्रस्ट नहीं, पॉलिटिकल पार्टी को ट्रस्ट इशू हो रहा है। वहाँ के लोकल एमएलए से लेके बाकी लोगों को अडानी से कुछ लेना देना नहीं है। लोग जो पॉलिटिकल पार्टी जो ट्रस्ट इशू जो कर रहे हैं उनको क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो आप अडानी को यहाँ पे विरोध कर रहे हैं। तो पूरे मुंबई में अडानी के धारावी से बड़े और बड़े रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वहाँ पे क्यों नहीं आंदोलन कर रहे हैं? अडानी के जो इलेक्ट्रिक सप्लाई जो आपके घर में मातोश्री में आती है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी क्यों आप क्यों यूज़ कर रहे हैं, जो अगर अडानी को आपको विरोध है? आप एयरपोर्ट से पूरा इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करते हैं, जो अडानी वहाँ पे ऑपरेटिंग करते हैं, वहाँ पे अडानी को विरोध नहीं करते। ये सब धारावी के लोगों ने, ये जितने भी अपोज करते हैं उनको ये सब प्रश्न पूछे, और जो धारावी को अपोज कर रहे हैं वो कोई भी धारावी में रहता नहीं है, वो सब धारावी के बाहर रहते हैं। जितने भी धारावी बचाओ समिति एक कमेटी फॉर्म की है, ये सब आलिशान फ्लैट में रहते हैं, अच्छे लेआउट में रहते हैं, उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, और वो धारावी के जो लोगों के लिए आंसू बहाते हैं, तो वो लोगों को ये पसंद नहीं है। लोग वहाँ पे धारावी के डेवलपमेंट के अभी फेवर में, और इस बार मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है वहाँ पे मुझे लीड मिलेगा, और वो लीड पूरे देश को यही दिखाएगा कि धारावी के लोग डेवलपमेंट के पीछे हैं। एक आखिरी सवाल धारावी से रिलेटेड, वहाँ पर सर्वे हो रहा है और सर्वे को लेकर लगातार प्रश्न चिन्ह भी उठ रहे हैं। कई बार पहले भी सर्वे हुए हैं, अभी सर्वे होंगे। आप धारावी के लोगों को क्या आश्वासन देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे, ताकि वो धारावी के डेवलपमेंट को लेकर वो खुद आश्वासित हो सके और आज जिस हालात में वो जी रहे हैं उससे कहीं बेहतर ज़िंदगी वो पा सकें? जितने भी लोग हैं एलिजिबल लोग, उनको धारावी में ही दुकान मकान मिलेगा, और जो एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो भी बहुत सारे अभी चेंज हुए हैं। सभी धारावी के जितने भी एलिजिबल लोग हैं उनको धारावी में घर मिलेगा, धारावी में दुकान मिलेगा, एक भी आदमी धारावी के बाहर नहीं जाएगा। और जो पुराना सर्वे है, वो पुराने सर्वे में बहुत सारे लोग अपात्र हो रहे थे। अगर हम नया सर्वे करेंगे तो बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पात्र होंगे, सभी को वहाँ पे ही घर मिलेगा। धारावी का एक भी आदमी धारावी के बाहर जाएगा नहीं। तो इसके लिए हम धारावी के लिए एक स्लोगन ही बनाया कि धारावी के लोगों को दुकान मकान और उनके चेहरे पे मुस्कान हम धारावी में देंगे। राहुल जी, आपके एरिया में काफ़ी सारे PSUs भी हैं, तो आप अपने MP फंड के साथ कभी आपने CSR फंड को मिला के साथ में कोई डेवलपमेंट का काम किया है अपने क्षेत्र में? बहुत सारा किया। मैं लकी हूँ क्योंकि साउथ सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत सारी रिफाइनरीज है। बिल्कुल। इंडियन ऑयल, BPCL, HPCL, इवन NPCL भी है वहाँ पे, टाटा पावर भी है वहाँ पे, RCF है। तो वो लोग वहाँ पे सराउंडिंग एरिया में जितने भी गाँवठान कोलियोड़ा एंड स्लम है, वहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड, सोशल रिलेटेड, एंड इवन कोरोना के टाइम बहुत सारे हेल्प उन्होंने किए। जितने भी ऑक्सीजन प्लांट मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में जो मैंने बनाए, तो उनके सपोर्ट
सही बनाए हुए पूरे। तुमचे वडील इंडियन नेव्हीमध्ये ऑफिसर होते, सो तुम्हाला असं कधी वाटलं नाही का की इंडियन नेव्ही किंवा आर्मीमध्ये जाऊन देशाची सेवा करावी किंवा सर्व करावं काही? नाही तसं वाटलं मला, पण मी स्वतः इंजिनियर झालो आणि मी BMC सब इंजिनियरचा जॉब लागणार होता मला, मग तेव्हाच इलेक्शन होतं. पण मग मला वडिलांनी सांगितलं एक तर सब इंजिनियर कर नाही तर इलेक्शन लढव. तर मी बोललो एक ट्राय करतो आणि नाहीतर मग सब इंजिनियरला जाऊन जॉईन होतो. पण मी जिंकलो, मग त्यामुळे सब इंजिनियर झालो नाही, पण डिफेन्सला जायची माझी इच्छा होती पूर्ण. हा करंटली यूथ फंड आफ्टर ग्रॅज्युएशन खूप फेस करतोय महाराष्ट्रामध्ये जॉब मिळवण्यासाठी. करंटली जर तुम्ही न्यूज म्हणजे न्यूजचं रिलेटेड चालू आहे की महाराष्ट्रात येणारे प्रोजेक्ट्स हे गुजरात या फिर साऊथमध्ये जातात ते, सर त्या रिलेटेड काय म्हणजे तुमचा कशा प्रकारे तुम्ही त्याचं हे करणार आहे? नाही, महाराष्ट्राचं कुठलंच प्रोजेक्ट बाहेर गेलेलं नाही, ते पॉलिटिकल स्टेटमेंट आहे. आणि महाराष्ट्राचं जे पण GDP पण आता टॉपला आहे, प्लस जेवढी फॉरेन इन्व्हेस्टमेंट आहे सर्वात देशामध्ये सर्वात फर्स्ट नंबरला महाराष्ट्रातच फॉरेन इन्व्हेस्टमेंट जास्त आहे. त्यामुळे जॉब ऑपॉर्च्युनिटीसाठी महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट व्यवस्थित प्लॅनिंग करते आहे आणि या नेक्स्ट इयरला जास्तीत जास्त जॉब ऑपॉर्च्युनिटी सगळ्या युवकांना असेल तिकडे. तुमच्यासाठी एक प्रश्न आहे की मी असं वाचलं आहे दुबईच्या एका लेडीने तुमच्यावर असं मीन्स हे केलेलं की तिच्याबरोबर अन्याय झाला आणि तुम्ही तिच्याशी लग्न करणार होते असं तुम्ही शब्द दिला, पण तो पाळला नाही. तर तुमचं काय मत आहे ह्याच्यावर? असे आरोप खूप होत असतात, ह्याला कोर्टाने उत्तर दिलेलं आहे. कोर्टात या सगळ्या गोष्टींत माझ्यावर कुठलाच आरोप पण नाही आणि कुठली केस पण नाही आहे. हे सगळं पॉलिटिकल होतं. मी एकनाथ शिंदे साहेबांना जॉईन केलं म्हणून आदित्य ठाकरे असेल या लोकांनी ते सगळं खोटं हे केलेलं आहे आणि कोर्टात या सगळ्या गोष्टी पूर्ण दिसून सत्य आलेलं आहेत. आता हायकोर्टाने स्पेशल ऑर्डर पण काढलेली आहे की या बाबतीत कुठेच सोशल मीडिया आणि याच्यावर कुठले आरोप पण करू शकत नाही आणि सदर महिलेवर अरेस्टचं वॉरंट पण काढलेले आहेत. आम्ही नगरसेवकांकडे गेलो आणि आमच्या समस्या सांगितल्या तर आम्हाला ते बोलतात की सध्या तर कुठलंही इलेक्शन वगैरे नाही आहे, तर जे पण होतील ते इलेक्शन नंतरच होतील. तर मग एक्झॅक्टली हे कशामुळे होते, का डिले होतो या गोष्टींसाठी? इलेक्शन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनचे 2 कारणामुळे थांबले. सुप्रीम कोर्टात 2 केसेस आहेत, एक OBC रिलेटेड आहे आणि दुसरं डिलिमिटेशन जे 227 वॉर्डचे 336 जे 236 वॉर्ड जे झाले त्याकरता 2 PIL सुप्रीम कोर्टात आहे. सुप्रीम कोर्टाने त्याचं जजमेंट नाही दिलं म्हणून इलेक्शन थांबलेलं आहे. सुप्रीम कोर्ट जेव्हा जजमेंट देईल तेव्हा इलेक्शन होईल. सुप्रीम कोर्टाने स्टे दिलेलं आहे इलेक्शनला. किसी का सन या डॉटर होने के अलावा पॉलिटिकल करियर कैसे बनाया जाता है? बिकॉज इट्स करंटली ऐसा है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का ही करियर है तो पॉलिटिक्स ही है इंडिया में. सो कैसे स्टेबिलिटी करियर अगर कोई दिखता है तो वो पॉलिटिक्स दिखता है? नहीं, ऐसा नहीं है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. मे बी आई एम रॉन्ग बट पता नहीं, मुझे ऐसा दिखता था. नहीं, दिखने को है. आप 1 महीना मेरे पोस्ट पे रहो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या है पता चलेगा आपको. लेकिन करियर बनाना है तो आप सभी ने एक्चुअली पॉलिटिकल करियर नहीं, पॉलिटिकल एक आपका एक मोटिव ये रहना चाहिए और एक एम्बिशन टाइप रहना चाहिए. वो करियर तो आप पॉलिटिक्स करते करते आपका बिजनेस हो या जॉब है वो करियर उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए. पॉलिटिकल एक देश सेवा के हिसाब से आपने सोचना चाहिए और सभी यंग क्राउड ने पॉलिटिक्स में उतरना चाहिए. दूसरे को ब्लेम करने से अच्छा खुद पार्टिसिपेट हो, फिर खुद एक्सपीरियंस लो, फिर बाद में आपको पता चलेगा उसमें क्या है. और फाइनेंशियल के बारे में आप 1-2 दिन मेरे साथ रहो फिर आपको फाइनेंशियल का ये पता चलेगा. ठीक लोकसभा इलेक्शन से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो स्कैम है वो एक्सपोज हुआ. सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया. उसमें BJP से लेके कांग्रेस तक और कई सारे पार्टीज़ का नाम आगे आया. सर एज अ पॉलिटिशियन क्या आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव में इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है क्या? नहीं, इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट हो ही नहीं सकता है. उसमें क्लियरिटी आ गई, लोगों के मन में क्वेश्चंस थे, अपोजिशन के मन में भी क्वेश्चंस थे, उसका जवाब सुप्रीम कोर्ट के थ्रू मिला और एक क्लियरिटी आ गई, एक ट्रांसपेरेंसी हो गई पूरी. राहुल जी, हमारे जनता को आपने आई थिंक सेटिस्फैक्टरीली सबका जवाब आपने दे दिया. अब एक आखिरी सवाल चलते चलते, आपको कितना कॉन्फिडेंस है कि इस बार जीत का सेहरा फिर आपके सर बंधेगा और आप हैट्रिक लगाने वाले हैं? मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है इस बार मैं जीतूंगा क्योंकि लोगों के आंखों में मुझे दिखाई दे रहा है, लोगों के रिस्पांस की वजह से दिखाई दे रहा है और जो विचारधारा के साथ में जुड़ा हो वो विचारधारा के लोग ही उस कॉन्स्टिट्यूंसी में है. तो मैं 20 तारीख की और 4 तारीख की राह देख रहा हूँ सिर्फ अभी, क्योंकि 1.5 महीने में जो लोगों से मैं जुड़ा हूँ, लोगों
प्रति मेरे प्रति जो भावना है वो लोग देखी मैंने, और लोगों का जो उत्साह देखा है, तो उसमें पूरा जीत का मुझे पूरा विश्वास है। और लास्ट टाइम से ज़्यादा लीड से मैं जीतूंगा और धारावी में सबसे ज़्यादा लीड लूँगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द CSR जर्नल की पूरी टीम की तरफ से हम आपको अभी ही कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं आपके कॉन्फिडेंस को देखते हुए, और हम उम्मीद करते हैं कि जीत के बाद एक बार फिर हम यहाँ आपसे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।